स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ है 1991 बैच के IAS ऑफिसर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनु श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर, ये बड़ी प्रमुख पद है इस समय आपके पास, बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पद आपके पास है ये आपका सौर ऊर्जा से संबंधित। सर, कैसे देखते हैं वर्तमान में इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली का उत्पादन कहीं ना कहीं बढ़ भी रहा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से इसकी कितनी बड़ी महत्ता आप समझते हैं? देखिए, नवकरणीय ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको दो पहलुओं से देखा सकता है, बट सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि दोनों पहलुओं से हमें एक ही जवाब मिलता है। एक है एनवायरनमेंट की दृष्टि से, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर जगह देख रहे हैं हम लोग, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत मदद करता है। और उससे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी है उससे कहीं ज़्यादा सस्ती है। अगर हम आज की तारीख में एक नया थर्मल प्लांट लगाएं, उससे जो हमें बिजली मिलेगी वो आज की तारीख में करीबन 5.5-6 रुपये प्रति यूनिट की होगी, और हर साल वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कोयला महंगा होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन होता है कोयले का महंगा होगा, वैसे वैसे ये कीमत बढ़ती जाएगी। अगर आज की तारीख में आप एक सोलर प्लांट लगाते हैं, हमने अभी एक बिडिंग करी है 6 दिसंबर को, कुछ मुश्किल से 20 दिन पहले अभी, उसमें हमारा जो रेट आया है, और ये फिक्स्ड रेट है अगले 25 साल के लिए, वो है 2 रुपये 15 पैसे। तो आप ये जरा कंपैरिजन करें, तुलना करें कि जहां पे थर्मल की बिजली आपको 5.5-6 रुपये की मिल रही है और वो रेट हर साल बढ़ता जाएगा, सोलर का रेट 2 रुपये 15 पैसे है और ये 25 साल के लिए फिक्स्ड रेट है। तो इसका मतलब आज की तारीख में सोलर थर्मल के मुकाबले आधी या एक तिहाई के बीच में करीब उसका रेट पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रास्ता दिखा रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा इकोनॉमिक्स है, जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारा इकोनॉमिक है, आर्थिक दृष्टि है, वो भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रास्ता दिखा रही है। तो दोनों ही तरह से, इकोनॉमिक दृष्टि से, इन्वायरमेंटल दृष्टि से, दोनों ही तरह से रिन्यूएबल एनर्जी जो है आज की तारीख में एक वायबल रास्ता है। सर, उद्योग भी बढ़ेगा इससे निश्चित, क्योंकि अगर छोटे जो व्यापार हैं, जो जिनके पास छोटा इन्वेस्टमेंट है, आप मान लो कि 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, तो मिनिमम प्लांट जो है वो कितने रुपए का लग सकता है, और मैक्सिमम तो खैर उसकी यहाँ सीमा नहीं है। तो सर, इसका चूंकि अभी तक जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, लोगों तक हम पहुँच नहीं पाए हैं, कि लोग अभी जैसे कोई भी व्यापार शुरू करता है तो ये बेहतर व्यापार साबित हो सकता है क्या? देखिए, दो व्यापार इसमें कई तरह के हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप सिर्फ सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सस्ता होगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने छत पे, चाहे आप एक इंडस्ट्री हो, इंडिविजुअल हो, चाहे घर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो अगर डिस्कॉम की बिजली की बजाय अगर वो अपनी छत पे सोलर रूफटॉप लगाता है, वो उसके लिए सस्ता साबित होगा। तो इंडस्ट्री के लिए जितने उसके खर्चे कम होंगे उतनी इंडस्ट्री की वायबिलिटी बढ़ेगी। एक रास्ता तो वो है, और दूसरा ये है कि आप खुद सोलर पैनल लगा सकते हैं। इन्वेस्ट कीजिए सोलर पैनल्स में और उसकी बिजली जो है वो आप बेचिए। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उससे डिस्कॉम्स बिजली खरीदते हैं, जैसे कि हमारा कल आगर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक 550 मेगावाट के प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। 550 मेगावाट का मैं आपको अंदाज देना चाहूंगा। 550 मेगावाट मतलब 1100 हेक्टेयर, मतलब 11 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब मोटे तौर पे करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर बटा 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक क्षेत्र है। उसमें पार्टी ने इन्वेस्ट किया। अच्छा, और उससे हम लोग बिजली 25 साल के लिए कितना इन्वेस्ट लगभग हुआ होगा उसमें? 550 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसमें करीबन 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मिनिमम सर प्रोजेक्ट कितने का लग सकता है? मिनिमम प्रोजेक्ट तो 1 किलोवाट का भी लग सकता है। अच्छा, जो आप 1 किलोवाट का, जो एक छत पे 2 किलोवाट का कॉमर्शियल सर लगाना चाहे, अगर कोई घर पे बात करें हम, अगर मान लीजिए घर पे कोई 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता है, उसकी कीमत 1 लाख आएगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें कि जैसे इतने बड़े मैंने बताया, उसके अलावा उससे और छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे ही कुछ और हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसे कुसुम सी या कुसुम ए कहते हैं। उसमें पार्टी जो है वो 2 मेगावाट या 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाता है। 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाएंगे
तो उसमें आपकी करीबन 4 हेक्टेयर जमीन लगेगी और उसमें आपको करीब करीब 8 करोड़ रुपए का 8 करोड़ में वो तैयार हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट होगा। आप उससे कुछ छोटा लगाना चाहता है, उससे कितनी बिजली लगभग ये बनेगी? मतलब मैंने 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट मैंने बताया, अच्छा, 2 अच्छा। मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 8 करोड़ करीब पैसा लगेगा और करीबन 4 हेक्टेयर जमीन लगेगी। उसके अलावा ये भी हम मॉडल एक होता है कि आपने संस्थाओं की छतों पर आपने बिल्डिंग लगाई में पैनल लगाया और बिजली आपने उस संस्थान को बेची। इस उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, आईएम इंदौर जो हमारा है, आईएम इंदौर की छत पे एक 450 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। 450 किलोवाट का 450 किलोवाट की लागत करीब करीब आई होगी करीबन 2 करोड़ मान लीजिए, और वो 25 साल तक आईएम इंदौर को बिजली बेचेगा। और आईएम इंदौर को भी फायदा है क्योंकि जो डिस्कॉम की बिजली उससे कहीं सस्ती दर पे बिजली मिल रही है और जो पार्टी लगा रही है वो जाहिर अपने मुनाफे के लिए कर रही है। तो इस तरह से कई मॉडल हैं जिससे कि लोग सोलर एनर्जी से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारी सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का, कि सोलर पैनल लगते हैं उसको मैन्युफैक्चर भी मध्य प्रदेश में हो, उसके लिए भी एक नई स्कीम लॉन्च की गई। सर ये अभी कल एक मीट में जो आईएएस की मीट थी आप लोगों की, उसमें मोहन यादव ने कहा था कि हम 2030 तक लगभग 50% बिजली हम ये आपका सौर ऊर्जा से लेंगे। तो क्या लगता है आपको, मात्र 6 साल रह गए हैं, तो क्या इतना बड़ा टास्क है, क्योंकि आप उसके प्रमुख हैं, संभावना है ये बिल्कुल है और हम लोग इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, कहाँ से लगे वो? सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है वो, और जो ख्याति प्राप्त है, वो रीवा का है 750 मेगावाट का। वो पहला प्रोजेक्ट था हिंदुस्तान का जिसमें कोयले से कम रेट पे हमें बिजली मिली, और उसकी बिजली न सिर्फ मध्य प्रदेश इस्तेमाल कर रहा है बल्कि उसकी बिजली दिल्ली मेट्रो भी जा रही है। तो हमें फक्र होना चाहिए मध्य प्रदेश में हम सभी को कि दिल्ली मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रहा है। और दिल्ली मेट्रो, अच्छा, दिल्ली मेट्रो के दिन के टाइम जो बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी होती है उसमें से 65% रिक्वायरमेंट रीवा के बने हुए इस प्रोजेक्ट से पूरी होती है। और ये दिल्ली मेट्रो का निर्णय है बिजली लेने का, ये किसी कानून के कारण या किसी रेगुलेटरी कोई दबाव बंदिश के कारण नहीं था, ये सिर्फ एक कॉमर्शियल डिसीजन था। इसी प्रकार से हम लोग अभी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं आगर में, शाजापुर में, नीमच में। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मध्य प्रदेश के अलावा भारतीय रेल को बिजली दे रहे हैं। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आगर और नीमच के, आगर के 550 मेगावाट और नीमच के 330 मेगावाट के प्रोजेक्ट का को डेडिकेट किया, का लोकार्पण किया। तो ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अलावा भारतीय रेल को बिजली देगा। अच्छा, क्या कोई शासकीय जो कार्यालय हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, जितने वल्लभ भवन मान ले या जितने भी सतपा भवन मान लें, तो इसमें भी कोई संभावना ऐसी है कि इसमें हमने बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स में लगाया है और इसमें भी 2 मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि सरकार पैसा खर्च करे, उसे कैपेक्स मॉडल कहा जाता है, और दूसरा ये है कि हम किसी प्राइवेट पार्टी को पैसा इन्वेस्ट करने दें, जैसे अभी इंदौर वाला, जैसे मैंने आईएम इंदौर का आपको बताया। हाँ। और हम बिडिंग कराएं और जो न्यूनतम रेट पे हमें बिजली दे रहा हो उससे हम प्रोजेक्ट अवार्ड करें। मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे एक बार लगा दिया तो कोई मेंटेनेंस भी निकलता है? तो जो मेंटेनेंस करना वो उस पार्टी की जिम्मेदारी है। अच्छा, क्योंकि उसको जो पेमेंट हो रहा है वो बिजली पैदा करने पे हो रहा है। जितना ज्यादा बिजली पैदा होगी उतना उसको पैसा मिलेगा। तो ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट से अधिक बिजली पैदा हो और जो संस्था है, जैसे आईएम इंदौर है, उसको अधिक से अधिक फायदा हो। तो ये इसी कारण से हम लोग इस व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। सर, आईटी क्षेत्र में आप और औद्योगिक क्षेत्रों में भी क्या आप जाने की संभावना बन रही है, उसमें कैसे देखते हैं आप? देखिए, आईटी क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा खपत है उसकी बिजली की। जो नए डेटा सेंटर बन रहे हैं उनमें बिजली की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, और बिजली की कम रेट पे होना उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, उनका कॉस्ट भी कम आएगी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बिजली सस्ती है। तो जैसे मैंने आपको दिल्ली मेट्रो का उदाहरण दिया या आईएम इंदौर का उदाहरण दिया, तो ये जब सोलर बिजली खरीद रहे हैं तो ये इसलिए भी खरीद रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, परंतु ये कॉमर्शियली वायबल डिसीजन है। उनको डिस्कॉम की बिजली से सस्ती पड़ रही है बिजली। तो वही बात किसी आईटी पार्क के लिए या किसी डेटा सेंटर के लिए भी लागू है। सर, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्रों को लेकर, तो वह जो भ्रम बना हुआ है कि ये बिजली अगर इतनी ज़्यादा उत्पादक, जो आप कहते हैं कि बड़ी बड़ी मोटर्स वहाँ चलती हैं गाँव में या उसमें किसानों के लिए, तो क्या ये सोलर पावर, जो सौर ऊर्जा है, तो क्या जो कृषि यंत्र हैं उन पर भी प्रभावी होगा? उनका भी इस्तेमाल इससे हो सकता है? एक सोलर पंप की एक बहुत बड़ी स्कीम है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत जोर दे रहे हैं उस स्कीम पे। उसमें यह है कि हम पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली कनेक्शन नहीं है वहां पे हम 1 लाख सोलर पंप लगाएंगे। तो
तो सोलर पंप देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेट्रो हमारी बिजली से चल रहा है, तो एक तरह से देखा जाए सोलर जो है बिजली पैदा करने का एक तरीका है। जैसे आप कोयले से बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, न्यूक्लियर से बिजली पैदा कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप लेकिन सोलर ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट हैं, कोयला भी खर्च होता है, पानी भी निश्चित डालेंगे तो उसमें भी खर्चा होगा। सोलर से सर लाभ यही है कि ये आप बता रहे हैं, एक बार प्लेट लगा दी और 25 साल के लिए ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए आपको सिर्फ पैनल्स की सफाई करनी है, धूल उस पे इकट्ठा ना हो, और उसकी सिक्योरिटी देनी है कि चोरी वगैरह ना हो। इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं है। जैसे कोई अगर आप कोल बेस्ड प्लांट की बात करें तो उसमें आपने जमीन पे आपके शुरू में खर्चा आया, मशीनरी पे खर्चा आया, वो सब तो आया, पर जब आपने प्लांट चलाने के लिए जब आपने कोयला खरीदा तो उस पर भी खर्चा आया आपका। इस तरह का कोई खर्चा सोलर प्लांट में नहीं होता। सर एक पहली पदस्थापना आपकी एज ए कलेक्टर बालाघाट साइड रही है, क्योंकि वहाँ की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के मामले में वो क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो सर वहाँ क्या ये आपकी जो सौर ऊर्जा को वो लोग ज़्यादा समझते नहीं हैं, क्योंकि वो निश्चित तौर पे उनकी जो आजीविका है किसी और पर डिपेंड करती है। तो क्या वहाँ जाने की प्लानिंग है? आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने आपको सोलर पंप की बात की है, हाँ। तो सोलर पंप ऐसे क्षेत्रों के लिए ही है जहां पर की बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहीं पे हम सोलर पंप लगा रहे हैं। और बालाघाट, मंडला जो इस तरह के हमारे क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ बालाघाट में इंडस्ट्रीज भी हैं। बालाघाट में मॉयल है, बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, और इंडस्ट्रीज भी हैं, वहाँ भी पे भी इस्तेमाल होगा। और उसके अलावा जो तमाम हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ कलेक्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पे तमाम जगह जैसे मैंने कहा बिना किसी सरकारी खर्च के भी वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया। अच्छा ये उस मॉडल में कोई लगा दे वो 2-2.5 रुपये, इसमें मैक्सिमम 2.5 से 3 रुपये पड़ता है। तो अगर कोई IIM ने कितने रुपए पे लिया हुआ है? देखिए इस पे स्केल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप जैसे मैंने बताया आपसे कि हमारे 6 दिसंबर को हमें 2 रुपये 15 पैसे का रेट मिला, वो बड़ा प्रोजेक्ट था 170 मेगावाट का। अगर वही आप एक छोटा प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी, जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल जो कहा जाता है उसके कारण। और दूसरा रेट एक बहुत बड़ी चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ये सोचिए कि जो डेवलपर है उसने पूरा निवेश कर दिया, पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको अगले 25 साल तक पैसा मिलना है। पूरे देश में जो न्यूनतम दर है रूफटॉप की, वो दरअसल IIM इंदौर की ही है। अच्छा। हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें जो आप सब्सिडी मिलती है तो वो क्या प्राइवेट सेक्टर को भी मिलती है? जैसे सब्सिडी जो है आज की तारीख में, जैसे हमने अपने घर पे लगा जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर आज की तारीख में वायबल हो चुका है। सोलर की सब्सिडी की दरअसल कोई आवश्यकता नहीं। भारत सरकार ने योजना शुरू की है, वो सिर्फ रहवासी क्षेत्र में, घरों में सोलर को इंकरेज करने के लिए, और थोड़े गरीब परिवार के लिए तो 3 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो 3 किलोवाट में मोटे तौर पे करीबन 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। 3 किलोवाट में घर में क्या क्या चल सकता है, जो आपको तो आइडिया होगा इसमें? 3 किलोवाट में आप समझ लीजिए कि अगर आपका बिजली का बिल करीबन महीने का मान लीजिए 6,000 आता है, मान लीजिए महीने का 6,000? हाँ, मान लीजिए एवरेज, तो आपका बिल आधा रह जाएगा। अच्छा। अगर आपने लगा लिया 3 किलोवाट तो आपका बिल लगभग आधा रह जाएगा। तो इसमें करीब 1.5 लाख खर्चा आता है, और उसमें 78,000 सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ दे रही है इसमें? इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं दे रही, इसमें सिर्फ भारत सरकारी सब्सिडी दे रही है, और वो पर्याप्त सब्सिडी है। उसके मतलब आधी से ज्यादा सब्सिडी जो है, आधी से ज्यादा कॉस्ट जो है वो सब्सिडी 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और 78,000 जो है। हाँ, तो ये तो 52% अबाउट नियर हो गया, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसमें अगर दोनों का मिला दिया जाए तो भी हो जाता है। सर मेरा एक सवाल यही है कि ये नवकरणीय ऊर्जा को लेकर लोग अभी ज़्यादा तक समझ नहीं पाए। इवन मैं खुद हूँ, मैंने भी मकान बनाया है, लेकिन भ्रम की स्थिति रहती है, पता नहीं क्या हो। तो सर क्या सिस्टम होता है अगर लगाने के बाद? तो क्या बिजली बिल का आपको कटवाना पड़ता है या नहीं? आप क्योंकि सोलर आपको दिन में बिजली दे रहा है, तो आपका बिजली जो डिस्कॉम की बिजली है वो कनेक्शन यथावत रहेगा। तो आपका समझिए बस ये होगा, सर रात की हम कल्पना करें, रात में सोलर की कोई भूमिका नहीं है, आप पूरी बिजली ग्रिड से ले रहे हैं। सुबह सूरज उगा, धीरे धीरे सोलर पैनल ने जैसे सूरज उगा थोड़ा पैदा करना शुरू किया, तो उस समय आपकी कुछ खपत आपकी सोलर से मिल रही है। जो शेष मांग है वो आप ग्रिड से ले रहे हैं, कि मान लीजिए आपके घर के सब लोग छुट्टी पे गए हैं या सब लोग काम पे गए हैं, और उस समय सोलर पैनल पूरा बिजली पैदा कर रहा है और आपके घर में उतनी खपत नहीं हो रही है, तो उस समय जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आप ग्रिड को दे देंगे। और जब आप ग्रिड से बिजली लेते हैं तो उन दोनों बिजलियों को आपस में एडजस्ट कर दिया जाता है। जो आप नेट आपका इंपोर्ट है, इसी को नेट मीटरिंग कहा जाता है। तो जो आपका नेट है बिजली जो आप ले रहे हैं उसी का आप भुगतान करते हैं। दिल्ली में मेट्रो चल रही है,
अपने मध्य प्रदेश की बिजली से। भोपाल में भी मेट्रो आने वाली है, तो क्या संभावना बन रही है कि यहाँ की मेट्रो को भी सप्लाई यहाँ से करें? हम लोग बिल्कुल ही बात कर सकते हैं, और क्योंकि हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो हम लोग राज्य में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, दिल्ली में राज्य की मेट्रो है, उसके अलावा राज्य में हमारे कई बड़ी स्कीम्स हैं, वाटर सप्लाई की, इरिगेशन की वगैरह, उनको भी हम लोग देने का सोच सकते हैं। अभी सर कहाँ का प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने? हमने मंदसौर में 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, पिछले कई सालों से काम कर रहा है। रीवा का प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो राज्य के अलावा दिल्ली मेट्रो को बिजली दे रहा है। उसके अलावा हमारा आगर का और 550 मेगावाट का, नीमच का 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट, वो कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका लोकार्पण किया है। शीघ्र ही एक ओंकारेश्वर में हम लोगों ने फ्लोटिंग प्रोजेक्ट बनाया है जो तैरता है पानी के ऊपर, वो सर सोलर क्या पैनल। उसका बारे में कुछ जानकारी किस टाइप का बनेगा? मतलब वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय थोड़े दिनों में उसका शिलान्यास, उसका लोकार्पण करने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो चुका है। उसमें पानी के ऊपर प्लेट रख देंगे, फ्लोटर्स रहते हैं। जैसे आदमी होता है ना, आपने देखा होगा कि अगर आदमी जिसे तैरना नहीं आता, तो वो अगर लगा लेता है अपने बदन पे तो डूबता नहीं। हाँ, कोई भी एयर लगा लेता है, वो नहीं टूटता। उसी तरह से फ्लोटर्स रहते हैं, और उन फ्लोटर्स पे सोलर पैनल बांध दिए जाते हैं। अच्छा, तो वो गर्म होते वो तो इससे फायदा क्या है कि आपको जमीन की जो आवश्यकता है वो भी नहीं लगी, और उससे थोड़ा पानी जो का इवेपोरेशन जो है वो भी थोड़ा सा रुकता है, और पैनल थोड़े ठंडे रहते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बेहतर रहता है। एयर आर्टिकल के ऊपर रख दिया जाएगा? हाँ, पानी के ऊपर उसके फ्लोटर है, उसके ऊपर आपने बांध दिया सोलर पैनल। तो वो हम लोग एक 278 मेगावाट प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर में बना है। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट जिन पे काम चल रहा है, एक शाहजहाँपुर में है 450 मेगावाट का, एक नीमच में और है 170 मेगावाट का, और हम लोग मुरैना में बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। एक सोलर प्लस स्टोरेज लगा रहे हैं। एक यूपी और एमपी का एक प्रोजेक्ट लग रहा है जो यूपी एमपी दोनों को बिजली देगा। अभी पूरे प्रदेश में लगभग कितना उत्पादन अभी कर रहे हैं? लगभग अभी आज की तारीख में करीबन 3500 मेगावाट है कर रहे हैं अभी हम जी। पर हमारा जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो एम्बिशन है, वो उससे कहीं ज्यादा है। तो 2030 की बात हम मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं, तो सर उस समय कितनी आवश्यकता पड़ सकती है आपको? उसके लिए कितने बड़े संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो सर 5-6 अभी तक हमने जो भी बड़े प्रोजेक्ट लगाए, इसमें हमने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, पूरा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा जो पूरा मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पार्टी करती है। जो हम जमीन देते हैं पार्टी को, उसका भी हम उससे पैसा लेते हैं। तो हमारे और हमने न्यूनतम रेट प्राप्त किए हैं पूरे देश में, और इसमें हमारा राज्य सरकार से तो लगभग इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है। भारत सरकार की एक स्कीम है, वो पार्क को डेवलप करने के लिए कुछ पैसा देती है, परंतु मुख्यतः जो इसका पैसा है, हम लोगों ने कुछ लोन भी लिया है वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, पर वो जो लोन हम वापस करते हैं वो डेवलपर्स से पैसा लेके ही वापस करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है एमपी गवर्नमेंट का है ही नहीं इसमें। हम लोग सिर्फ एमपी गवर्नमेंट ने बिजली खरीदने का आश्वासन दिया है, बस कि आप कुछ भी आप बनाइए, हम आपका खरीद लेंगे, और जो न्यूनतम रेट पे बिजली देता है हम उससे बिजली खरीदते हैं। अच्छा सर, अभी आप मुरैना की बात करें तो वहाँ तो बहुत बड़ा बीहड़ है, और तो वहाँ क्या उसकी वहाँ क्या मतलब हम कितने लोग अभी बीहड़ जो एग्जैक्टली उसमें काम करना शुरू नहीं किए, हाँ, बट हम कुछ और जगह काम कर रहे हैं। बट बीहड़ में भी हम लोग प्रयासरत हैं कि बीहड़ के क्षेत्र में भी क्या किस तरह से हम सोलर पैनल के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक सुझाव है स्वदेश न्यूज का कि अगर बीहड़ में वहाँ जाते हैं तो वहाँ चूंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है कि वो बदनाम बैसी रहा है, और चूंकि वहाँ का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, तो चूंकि वहाँ रोजगार की संभावनाएं बनेगी। जब ये इतना बड़ा सोलर पैनल लगाया जाएगा तो आसपास के लोग भी वहाँ आएंगे, तो ये कम से कम रोजगार मिलेगा, तो लोग दूसरी दिशा से भटककर और इसमें अपने मुख्य धारा में आएंगे। तो बीहड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पे अगर ये लगने से संभावना ये बनेगी, तो क्या वहाँ अभी ये आप ये मान के चलो मुरैना से लेके और तो मैं ग्वालियर और भिंड? जी, मैं खुद गया। मैं अभी खुद 8 तारीख को मैं गया था मुरैना। मैं बीहड़ का उस साइड कभी पदस्थापना एज ए कलेक्टर रही? मेरे पदस्थापना तो नहीं रही है, ग्वालियर में रही है, बट मैं मुरैना में खासतौर पे मैं बीहड़ देखने ही गया था। अच्छा। उसमें जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि हम लोग उस जमीन को तलाशेंगे जो पहली बात तो फॉरेस्ट की जमीन ना हो, जो वहां पे नदी की थोड़ी सी फ्लडिंग होती है, जो फ्लडिंग होती है उसके बाहर हो, और जहाँ पे इंक्रोचमेंट ना हो, और जहाँ पे बहुत अंडुलेटिंग ना हो, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा स्टीप अप डाउन ज्यादा ना हो, स्टीप स्लोप ना हो। तो हम लोग थोड़े आसान केसेस में काम करना शुरू करेंगे, और उसके बाद
हमें उम्मीद है कि वहां पे हम सोलर प्लांट लगा पाएंगे, और एक बार ये शुरू हो जाएगा तब हम थोड़े और डिफिकल्ट एरियाज में भी जाएंगे। तो ये 2030 तक अभी आप कितनी बिजली बना रहे हैं, अभी आपने बोला यहाँ अभी अब करीब 3,500 मेगावाट है। कितनी जरूरत पड़ेगी सर उस समय? ये भी है कि देखिए, जरूरत भी बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है। हाँ, लोग, जनसंख्या बढ़ेगी सर। जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अलावा लोगों की जीवन से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। भाई लोगों के लाइफस्टाइल्स बेहतर हो रहे आर्टिकल्स हैं। बढ़ रहे हैं सर। भाई पहले लोग, कितने लोग थे जो एसी इस्तेमाल करते थे? आज की तारीख में बहुत लोग एसी इस्तेमाल करते हैं, कूलर इस्तेमाल करते हैं, गीजर इस्तेमाल तो करते इसका हैं। भी आप लोग रोड में बनाते हैं हाँ, क्या? तो उसके हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बढ़ेंगी, डेटा सेंटर और आएंगे। तो इसमें जो हमने आकलन किया है, करीबन 5.6% से हम लोग, ऐसे आबादी जो है करीबन 2-2.5% बढ़ती है, परंतु एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग आकलन ने किया है कि 5.6% बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो इनके वो बनेंगे, चार्जिंग पॉइंट बनेंगे पूरे देश में और प्रदेश में बनने जा रहे हैं। तो यार मतलब इनसे भी सुझाव है कि ये लोग ये सोलर पैनल लगाएं, जिससे कि नहीं, वो भी किया सकता है, पर जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पूरे एनर्जी मैट्रिक्स में ही हम ज्यादा सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपने चार्जिंग पॉइंट की बात की, इसमें दो तरह की चार्जिंग होती है, एक डीसी चार्जिंग, एक एसी चार्जिंग। जो एसी चार्जिंग होती है वो थोड़ी धीमी होती है, बट अगर किसी के घर में कार है या स्कूटर है, तो सबसे आसान तरीका तो यह है कि जब घर में वो पार्क करता है, तो वहीं पे घर में पार्क में अपना चार्जिंग का पॉइंट लगा दे। तो जैसे एक कनेक्शन आपका एसी का होता है, फ्रिज का होता है, टीवी का होता है, उसी तरह कनेक्शन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का होता है। उसमें आप लगा दें, रात में 5-6 घंटे में, जब तक आप, जिस तरह से बॉडी आपकी रिचार्ज होती है, उतने समय में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी रिचार्ज हो जाएगी। फास्ट डीसी चार्जिंग अलग मशीन होती है, वो घरों पे उपलब्ध नहीं होती, वो बाहर उपलब्ध होती है। उसमें करीबन आपका 1 घंटे में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो जाता है। तो उसका आमतौर पर इसीलिए आजकल किया गया है कि जो लंबे दूरी की रोड्स हैं, उन पे तमाम जगह आजकल मॉल्स वगैरह, हाईवे मॉल्स वगैरह बन गए हैं। लोग खा के नाश्ता वाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की फैसिलिटीज रहती हैं। वहां सब जगह आजकल डीसी चार्जिंग की व्यवस्था की गई है कि जब तक आदमी, अगेन मैं कहूँगा, चार्ज हो रहा है, अपना खा रहा है, थोड़ा चाय कॉफी पी रहा है, जब तक व्हीकल भी चार्ज हो रहा है। जब तक व्हीकल भी चार्ज हो रहा है। सर, एक मेरा एक बड़ा भ्रम वाला सवाल है, क्योंकि जो बना हुआ है कि जो सोलर से बिजली आती है, इसमें पावर क्या उतने ही बिजली का होता है जितना ये वाली बिजली होती है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जो दिल्ली मेट्रो चलता है सोलर बिजली पे, और इंडियन रेलवे चल रहा है, तो ये जो दिल्ली मेट्रो चल रहा है, ये अपने स्टेशंस के एसी और लाइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये दिल्ली मेट्रो को चलाने के लिए इस्तेमाल, उसका इंजन चल रहा है, मतलब इंजन पूरा चल रहा है। एसी सारे, वो पूरा एसी होता है, सब जो कुछ इंजन चल रहा है, जो इंडियन रेलवे के इंजन चल रहे हैं, उससे कोई स्टेशन की लाइटिंग और एसी के लिए नहीं है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक दिल्ली मेट्रो तो ये भ्रम है कि इसमें जो पावर कम होता है, तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट दिल्ली मेट्रो के इंजन और भारतीय रेलवे के इंजन तक है, तब सोलर आपके लिए पर्याप्त है। नहीं सर, मैं आपके शब्दों से सुनना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। अच्छा, ना कम ज्यादा कुछ नहीं होता? कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। हाँ। देखिए, वोल्टेज को बढ़ाया और कम किया जा सकता है, वो तो इसमें भी हो जाता है। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज बढ़ता है। अच्छा, उसके अलावा एनर्जी होती है। दोनों सेम है मतलब? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। अच्छा। मैंने आईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, और मैं लगभग एनर्जी के क्षेत्र में ही मैंने लगभग अपने कलेक्टर वगैरह पोस्टिंग होने का लगातार मैंने काम किया है। तो मैं पूरे आपको आश्वासन से कह सकता हूँ कि एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता। सोलर एनर्जी से बड़े, मैंने वैसे उदाहरण दिया दिल्ली मेट्रो के इंजन चलने का, इंडियन रेलवे के इंजन चलने का, तो और जब तारों में दौड़ने लगता है बिजली, तो उसमें यह फर्क नहीं किया सकता कि ये बिजली सोलर से आई है, विंड से आई है, थर्मल से आई है या न्यूक्लियर से आई है, वो इलेक्ट्रिसिटी। क्या मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सर आपसे कि अभी मैं रीवा गया था, इन्वेस्टर मीट थी, तो वहाँ एक मुझे स्टोरी शूट करनी थी, तो वहाँ कुछ पंप चल रहे थे। मैंने कहा वो लगा लो, इसमें आपका खेत काफ़ी बड़ा है। तो उनका कहना ये था कि वो बिजली कमज़ोर होती है, उसमें ताकत ज़्यादा नहीं होती, हमारा ये पंप का वो वजन नहीं उठा पाएगी, पंप चला नहीं पाएगी। तो मैंने कहा चलो ये भ्रम को दूर करते हैं, आपसे पूछते हैं। ये सोलर पंप्स की अलग से बात करें, सोलर पंप भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। आज की तारीख में 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप हैं, 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप है, 20 हॉर्स पावर के सोलर पंप। हाँ, बड़ा, अगर बड़ा बहुत बड़े पंप हैं, बल्कि कुछ म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह 100 हॉर्स पावर के पंप आजकल सोलर इस्तेमाल कर रही हैं। तो मतलब उसमें टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है, तो कहीं भी अंतर नहीं है इन दोनों। जी। चलिए, आपका धन्यवाद मनु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मनु श्रीवास्तव साहब, और
कितनी बड़ी व्याख्या से स्वदेश न्यूज के सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया और लोगों से अपील भी की है कि निश्चित तौर पे कहेंगे कि जो बिजली वर्तमान में बन रही है, थर्मल पावर बना रहे हैं, वो कॉस्टली होने जा रही है, क्योंकि कोयला लगता है उसमें, इसके साथ साथ बहुत सारे संसाधन उसमें लगते हैं। लेकिन अगर यही बिजली अगर सौर ऊर्जा से लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आने वाले 25 सालों में से मेंटेनेंस की कॉस्टिंग रह जाती है, बकाया बहुत कम पड़ती है। तो उन्होंने सभी से अपील की है और प्रदेश सरकार को सपना भी है कि 2030 तक लगभग 50% से जो उत्पादन है, बिजली की जो खपत है, वो सौर ऊर्जा से की जाए। तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे हैं और जो नवकरणीय ऊर्जा विभाग जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, संभावना बिल्कुल व्यक्त की जा सकती है और ये आश्वस्त भी और लोगों को किया जा रहा है कि 2030 तक, आने वाले समय में 2030 तक बिजली का जो उत्पादन है वो लगभग सौर ऊर्जा से 50% प्रदेशवासियों को मिलेगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।